हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, आज मैं एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। हमारा जो सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, उसका एक टॉपिक है कैपिटल गेन। तो आज के सेशन में हम उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट एमसीक्यू, द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज़ ब्रोकरेज पेड ऑन सेल ऑफ शेयर्स फ्रॉम द सेल कंसिडरेशन। अगर हम कुछ शेयर बेच रहे हैं और उस पर हमने कोई ब्रोकरेज पे की तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? शेल बी रिड्यूस्ड, मे बी रिड्यूस्ड, सी शेल नॉट बी रिड्यूस्ड एंड डी शेल बी एडिड। अगर हम किसी भी चीज़ को बेचने पर कुछ ब्रोकरेज या फिर कमीशन देते हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो सेल प्राइस है वो कम हो जाएगा, वो हमारी सेल में से माइनस होता है। तो इट मीन्स अगर हमने कुछ शेयर्स बेचे हैं और उस पर कुछ ब्रोकरेज दी है तो हमारे सेल प्राइस में से रिड्यूस हो जाएगी। सो आंसर शुड बी ए शेल बी रिड्यूस, यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस है जितनी ब्रोकरेज हमने पे की होगी उतना हमारा कम हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट अंडर ए गिफ्ट और विल शेल बी। अगर हम विल वसीयत में या किसी को गिफ्ट करते हैं कैपिटल एसेट तो उसकी जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो क्या होगी? ए बी रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र फॉर डोनर एंड टैक्सेबल फॉर डोनर, कि डोनर जिसने वो एसेट दिया उसके लिए वो ट्रांसफ़र मानी जाएगी और उसके लिए उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। बी नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र फॉर डोनर एंड नॉट टैक्सेबल फॉर डोनर, कि डोनर के लिए वो ट्रांसफ़र नहीं है, तो अगर वो ट्रांसफ़र नहीं है तो इसलिए वो टैक्सेबल भी नहीं है। सी बी रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र फॉर डोनर, डोनर के लिए वो ट्रांसफ़र मानी जाएगी एंड टैक्सेबल फॉर द रिसीवर, और रिसीवर को उस पर टैक्स लगेगा। और डी नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र फॉर डोनर एंड टैक्सेबल फॉर रिसीवर, डोनर के लिए वो ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी और ना ही रिसीवर को उस पर टैक्स लगेगा। दोस्तों अगर हम किसी को कोई कैपिटल एसेट गिफ्ट में, वसीयत में देते हैं या विल में देते हैं या गिफ्ट में देते हैं, उस केस पे किसी को टैक्स नहीं देना होता। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र फॉर डोनर, डोनर के लिए वो ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी और टैक्सेबल भी नहीं होगा। ये मैंने आपको जब मैंने कैपिटल गेन पढ़ाया था उसमें आपको बताया था गिफ्ट की ट्रीटमेंट, कि अगर हमारे पास हमारे पेरेंट्स की वसीयत, गिफ्ट या विल से कोई हमारे पास कोई प्रॉपर्टी आती है तो उस पर हमें टैक्स नहीं देना होता। तो इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी आपको बाय वे ऑफ विल और गिफ्ट आएगी तो उस पर टैक्स किसी को भी नहीं देना होता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल एसेट एक्सक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। अच्छा, कौन कौन सा है कि कैपिटल एसेट्स को एक्सक्लूड करता है? स्टॉक इन ट्रेड। बिल्कुल, स्टॉक इन ट्रेड हमारे कैपिटल एसेट्स में नहीं आता, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड, हमारा जो स्टॉक है वो हमारी बिजनेस प्रोफेशन की, बिजनेस की इनकम माना जाता है। बी पर्सनल इफेक्ट्स, घर में यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे फर्नीचर या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये हमारे कैपिटल एसेट्स में नहीं फॉल करते। ज्वेलरी हमारी कैपिटल एसेट में फॉल करती है, तो ये जो है कैपिटल एसेट के अंदर ही आएगी। सी इज़ द राइट आंसर। एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में अगर वो हमारी जो म्यूनसिपल लिमिट है, ML यानी म्यूनसिपल लिमिट, वो म्यूनसिपल लिमिट के अंदर है और उसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, लेस देन 10,000 है, तो वो कैपिटल एसेट में नहीं आएगा। या फिर म्यूनसिपल लिमिट के अगर 2 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से लेकर 1 लाख तक है, 1 लाख, या फिर अगर म्यूनसिपल लिमिट के 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच है, इसमें है। या फिर 8 किलोमीटर रेडियस के अंदर जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, मोर देन 10 लाख, अगर 10 लाख से ज़्यादा है, इन किसी भी कंडीशन में अगर हम कोई एसेट बेचेंगे, कोई लैंड ट्रांसफ़र करेंगे या बेचेंगे, वो हमारा कैपिटल एसेट में नहीं आएगा। तो फिर से सुन लो, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया म्यूनसिपल लिमिट के अंदर लेकिन जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है, अगर हमने कोई एसेट एग्रीकल्चर लैंड बेचा वो हमारा कैपिटल एसेट नहीं है। या फिर म्यूनसिपल लिमिट के 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से लेके 1 लाख के बीच है, तब भी वो हमारा कैपिटल एसेट नहीं है। या 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच है, तो भी हमारा कैपिटल एसेट नहीं है। या फिर 8 किलोमीटर रेडियस के अंदर जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तब भी वो हमारा कैपिटल एसेट के कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। सो कैपिटल एसेट एक्सक्लूड ऑल एक्सेप्ट ज्वेलरी हमारी कैपिटल एसेट्स में फॉल करती है, तो ये हमारा कैपिटल एसेट रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स ए कैपिटल एसेट हेल्ड बाय द एसएससी फॉर नॉट मोर देन, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब क्या है, ऐसा एसेट जो ऑप्शन ए हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ ट्रांसफ़र, यानी 12 महीने जिस साल हमने ट्रांसफ़र किया उससे पहले के 12 महीने के अंदर अगर हमने ट्रांसफ़र कर दिया वो हमारा जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा, या फिर 24 मंथ्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर 36 मंथ्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए दोस्तों 12 मंथ्स, अगर जो ऐसे जो 12 मंथ्स की कैटेगरी में आते हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा, 12 मंथ्स की कैटेगरी में लिस्टेड शेयर्स आ जाएंगे, लिस्टेड शेयर्स। अगर लिस्टेड शेयर्स हम 12 महीने के अंदर ट्रांसफ़र करें तो शॉर्ट टर्म हो जाएंगे। उसके बाद या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये भी अगर 12 महीने से पहले हम ट्रांसफ़र करें तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हैं। 24 मंथ्स में अनलिस्टेड शेयर्स आ जाएंगे, अनलिस्टेड शेयर्स जो हैं ये 24 मंथ्स के अंदर अगर हम ट्रांसफ़र करें तो शॉर्ट टर्म में आते हैं। और 36 मंथ्स में जितने भी हमारे एसेट्स हैं ये दोनों इंक्लूड करके 36 मंथ में के अंदर कोई ज्वेलरी है या फिर शॉप है या फिर रेजिडेंशियल हाउस है, अगर हम 36 महीने पहले यानी जिस साल हमने बेचा तब ख़रीदने से लेके जब हमने खुद ख़रीदा और बेचने तक का पीरियड अगर 36 महीने से कम होगा तो वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि 36 मंथ्स अगर हम इसको टिक करेंगे तो अल्टीमेटली ए और बी इसी के अंदर आ जाएंगे। तो कोई भी ऐसा एसेट जैसे शॉप, ज्वेलरी या फिर रेजिडेंशियल हाउस अगर हम 3 साल रखने से पहले, अपने पास 3 साल रखने से पहले बेच देंगे तो वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा, और 3 साल के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म। तो कोई भी ऐसा एसेट जो इन तीनों की कंडीशंस फुलफिल नहीं करता उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट इज प्रोवाइडेड इन, कैपिटल एसेट का मीनिंग किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है, तो मैंने कहा था सेक्शंस आपको याद रखनी है, तो वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंदर। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट्स, इनमें से कौन सा जो कैपिटल एसेट नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया, पीछे हमने इसके बारे में ही पढ़ा कि इनमें से कौन सा कैपिटल एसेट की कैटेगरी में नहीं आता। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और मैंने बता दिया कि कौन सी कंडीशन रहेंगी जिसमें किसी रूरल एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफ़र को कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज इन टर्म ऑफ सेक्शन 242A लिस्टेड सिक्योरिटीज़ आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ़ दे आर हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ जो हैं अगर हम 12 महीने से ज़्यादा, ये भी मैंने पीछे क्लियर कर दिया कि MCQ में कि लिस्टेड सिक्योरिटीज़ जो हैं अगर हम 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए रखें या 12 महीने से कम समय के लिए रखें तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A लिस्टेड सिक्योरिटीज़ आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इफ़ दे आर हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन कितने मंथ्स, 12 मंथ्स। तो अगर हम लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को 12 महीने से ज़्यादा समय अपने पास रखने के बाद बेचेंगे तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और 12 महीने से पहले बेच देंगे तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ इन कंप्यूटिंग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डैश इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जब भी हमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करनी है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जो आपने एसेट खरीदा उसकी इंडेक्स कॉस्ट अगर आपको अब निकालनी है तो हमें क्या चीज़ नहीं चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये हमें ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि इसी पे तो हम इंडेक्स कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपिटल एसेट, ये हमें नहीं चाहिए, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्योंकि अगर मान लो मैंने कोई एसेट 2002 में ख़रीदा और उसकी इम्प्रूवमेंट मैंने 2004 में की, तो मुझे अगर उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है तो मुझे 2002 का ही कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चाहिए। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालनी होगी तब मुझे उस साल का इंडेक्स चाहिए होगा, अदरवाइज सिर्फ मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है तो जिस साल हमने उसको अक्वायर किया और जितने में उसको ख़रीदा, हमें ये 2 चीज़ चाहिए, कितने में ख़रीदा और उस साल उसके इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या था, हमें ये 2 चीज़ चाहिए होती हैं। तो इन कंप्यूटिंग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डैश इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये ज़रूर हमें चाहिए, ये तो चाहिए हमें। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें नहीं चाहिए, तो बी इज़ द राइट आंसर। सी पढ़ लेते हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, कॉस्ट इन्फ्लेशन ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट ये भी हमें चाहिए होता है। डी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ये भी हमें चाहिए होता है, जिस साल हमने ट्रांसफर किया, तो ये सारे चाहिए। क्या नहीं चाहिए, बी यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज चार्ज
टू टैक्स एट द रेट ऑफ, तो ये भी मैंने जब लेक्चर पढ़ाया था आपको बता दिया था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 20% हमें टैक्स देना है, साथ में सरचार्ज और सेस भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 1/4/2001 इन ऑल केसेस। अगर हमने कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी कोई मकान हमने मान लो 2001 से पहले ख़रीदा था, फिर उसको हमने कुछ इम्प्रूवमेंट की या रेनोवेशन की, तो अगर वो 2001 से पहले की गई है तो उसको हमें इग्नोर करना होता है। उसको हम अपनी जब किसी प्रोडक्ट किसी कैपिटल एसेट की हम कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और साथ में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के 2001 से पहले वाली हमें नहीं लेनी होती, शैल बी इग्नोर, उसका आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कन्वर्जन ऑफ पर्सनल इफेक्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर हम अपने पर्सनल इफेक्ट्स, कुछ पर्सनल चीज़ें, जैसे मान लो मेरे पास प्लाट थे, बहुत सारे प्लॉट थे, लेकिन अब उसको मैं अपने स्टॉक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं एक प्रॉपर्टी डीलर बन रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ पर्सनल इफेक्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड शेल ए बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स, कि उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। बी नॉट बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स, उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। सी शेल बी सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इनकम, और डी शेल बी सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो दोस्तों अगर हम अपने पर्सनल इफेक्ट्स या पर्सनल एसेट्स स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं तो उस पर हमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता। अगर हमने वो स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना, लेकिन वो स्टॉक को आप जब सेल में कन्वर्ट करोगे तो आपकी वो इनकम मानी जाएगी पीजीबीपी की, यानी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। तो कोई भी पर्सनल आपका एसेट अगर आप उसको अपने स्टॉक में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपको उस पर कैपिटल गेन के अंडर टैक्स नहीं देना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन इज, कैपिटल गेन की जो चार्जिंग सेक्शन है वो क्या है? तो सेक्शन तो मैंने कहा था याद रखनी है, डी यानी 45, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। नेक्स्ट इज फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 द एसएससी शुड ट्रांसफर। अगर हमें एग्जेम्पशन 54 लेनी है तो आपको याद होगा एग्जेम्पशन 54 मैंने बताया था कि आपने एक मकान बेचा, रेजिडेंशियल हाउस बेचा और एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदा या फिर उसकी कंस्ट्रक्शन कर ली। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो जितने का आपने नया मकान खरीदा या फिर कंस्ट्रक्शन कर ली उतना टैक्स में आपको छूट मिल जाएगी। तो ये छूट कब मिलती है? कि आपने बेचा क्या है? मकान, रेजिडेंशियल हाउस बेचा और रेजिडेंशियल हाउस ही खरीदा। तो फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 द एसएससी शुड ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी, ये आवर नहीं है, ये हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, एनी हाउस प्रॉपर्टी, ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, या सी ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी द इनकम ऑफ विच इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए दोस्तों तीनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमें देखनी होती है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। कई बार तीनों ऑप्शन सही होते हैं, चारों सही होती हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें वो देखना है। तो कोई भी सेक्शन जो है 54 क्लेम करने के लिए हमें जो बेचना है वो एक रेजिडेंशियल हाउस बेचना है, और ऐसा रेजिडेंशियल हाउस जिसकी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी हम ले चुके हैं या अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो टैक्सेबल हो चुकी है। सो द राइट ऑप्शन आपकी इसमें रहेगी ए रेजिडेंशियल हाउस द इनकम ऑफ विच इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कैपिटल गेन अराइज ऑन, कैपिटल गेन अराइज होता है या कैपिटल गेन हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? ए ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स, ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स, सब एसेट्स पे नहीं करते। मैंने कहा था जो हम पर्सनल यूज़ के लिए एसेट यूज़ करते हैं घर के, जैसे फर्नीचर घर का या फिर घर की गाड़ी, वो कैपिटल एसेट्स में नहीं आते। तो पहला तो रॉन्ग है। ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, सारे कैपिटल एसेट्स। सी लैंड बिल्डिंग एंड शेयर्स, सिर्फ लैंड बिल्डिंग और शेयर्स ही नहीं आते, इसमें शॉप्स भी आती हैं, ज्वेलरी भी आती है, तो और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये भी गलत है। सो बी इज़ द राइट आंसर। ऑल टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, जो भी कैपिटल एसेट्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल गेन के अंडर आएंगे, वो सारे के सारे कैपिटल गेन के अंडर टैक्सेबल होंगे। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज़। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा वो होंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे। तब तक आप जितने भी मैं एमसीक्यूज़ अब तक करवा चुका हूँ वो भी स्टडी करिए, और आपको जहाँ से भी वो एमसीक्यूज़ मिलते हैं वो भी स्टडी करिए। इनकम टैक्स अगेन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कोशिश करिए ओवरव्यू लें आप और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ सॉल्व करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।